जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और हम लोग कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ वापस आपके बीच में मौजूद हैं। और मैं हमेशा जिस एक बात को दोहराता हूं, इस बार भी दोहराता हूं कि अभ्यास कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिए। ये आपको परफेक्ट बनाएगा, ये आपको परीक्षा के लिए आपको सबसे ज्यादा तैयार करेगा। कंटेंट पढ़ने के बाद लेकिन करना है, क्योंकि आप समझ आपकी तब बनेगी जब आप अच्छे से समझ कंटेंट पे बना चुके होंगे, फिर अभ्यास करते हैं तो वो कई गुना ज्यादा फायदा देता है। डायरेक्ट अभ्यास करेंगे तो ज्यादा फायदा नहीं देगा, क्योंकि वो बात कनेक्ट ही नहीं होगी, समझ भी नहीं आएगी। चलिए, तो ये प्रश्न है। हम इस टेस्ट में संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। संख्यात्मकता की बुनियाद आपको मजबूत कर दी है, तो क्या किया जाना चाहिए, एक बार इस पर हम लोग बात करते हैं। वार्षिक रूप से राज्य जिला प्राधिकरण तो के बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रश्न ये है कि बच्चों का मूल्यांकन कौन करेगा संख्यात्मकता की मजबूत समझ बनाने के लिए? वार्षिक रूप से राज्य जिला प्राधिकरण करेगा उनका मूल्यांकन, ये तो गलत है। ध्यान रखो, बच्चे प्राथमिक की बात है। बच्चों का मतलब संख्यात्मकता बच्चे प्राथमिक स्तर पर सीखेंगे तो एक राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे उनकी परीक्षा ली जाए, कोई एजेंसी ले, कोई प्राधिकरण यानी कि कोई एजेंसी ले, जैसे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, जैसे RSCRT, ये ले, ये गलत रहे। प्रश्न पत्र के माध्यम से, जैसे पाठ्य पुस्तकों से अधिक प्रश्न हो, साप्ताहिक और मासिक परीक्षणों के माध्यम से, या सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से। और आप इसको प्रश्न को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब आप प्रश्न को कनेक्ट कर जाएंगे, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं कि ये प्रश्न ये बोल रहा है कि बच्चों में संख्यात्मकता की समझ का आपको मूल्यांकन करना है, कौन सा एक तरीका ज्यादा। और निश्चित तौर पर आप इस निर्णय पे होंगे कि ये तरीका सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये तरीका जो होता है जिसमें आप सतत यानी कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव आप करते हो, फॉर्मेटिव प्रकार से आप असेसमेंट करते हो बच्चों का कि बच्चे संख्यात्मकता पे समझ बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, बच्चे सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। सबसे बेस्ट तरीका होगा उनके मूल्यांकन का। बाकी आप एक राज्य जिला स्तर पर एक बोर्ड है उसके माध्यम से लें, या एक ऐसा प्रश्न पत्र लें जिसमें किताब से बहुत ज्यादा प्रश्न दिए गए हो, या साप्ताहिक और मासिक परीक्षण के द्वारा टेस्ट लेके बच्चे कितना सीखे, गलत तरीका होगा। सबसे बेस्ट तरीका होगा सतत रचनात्मक मूल्यांकनों के द्वारा, आकलनों के द्वारा बच्चों की संख्यात्मकता की समझ का परीक्षण करें। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यानी कि वो बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वो एक गणितीय जर्नल निकालें, एक पत्रिका निकालें, और उस पत्रिका में दैनिक जीवन में गणित के अनुप्रयोग विषय पे कुछ अपना व्यक्त करें, अभिव्यक्ति करें। तो ये जो गतिविधि एक अध्यापक बच्चों से करवा रहा है, जर्नल तैयार करवाने की, इस गतिविधि का क्या उद्देश्य हो सकता है? बहुत श्रेष्ठ प्रश्न है, सीटेट में आए हुए प्रश्न है। गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना बहुत अच्छा विकल्प है। बच्चे गणितीय संकल्पनाओं और उसके अनुप्रयोग में संबंध बिठाने और अपने ज्ञान और विचारों को साझा करने के लिए विद्यार्थी प्रयास करें, इसमें वो शिक्षार्थियों की सहायता कर रहा है। शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा लेना, ये तो बिल्कुल गलत है, परीक्षा नहीं ले रहा है। अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, ये ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा ठीक ध्यान रखो, ये है ना, ये ठीक है, लेकिन इसको ज्यादा। और गणित की समझ में विद्यार्थी शिक्षार्थियों की सहायता करना, तो ये नहीं। जर्नल तैयार करने का मतलब होता है जब बच्चे गणितीय संकल्पनाओं और उसके अनुप्रयोग में, क्योंकि टॉपिक भी यही है, दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग, तो बच्चे जब जर्नल तैयार करेंगे, पत्रिका तैयार करेंगे, वहां पे गणित की संकल्पना और उसके अनुप्रयोगों पे एक संबंध बिठाएंगे, उनके जो विचार हैं खुद के उसको साझा करेंगे, अपने ज्ञान को साझा करेंगे। और शिक्षक ये गतिविधि करा रहा है तो विद्यार्थियों की इस कार्य में सहायता कर रहा है। श्रेष्ठ विकल्प है ए। अगला प्रश्न है, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं। मैंने गणित की प्रकृति में लिखा है इस बात को कि गणित के निष्कर्ष हमेशा अविवादास्पद होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, सर्वमान्य होते हैं, तर्क पे आधारित होते हैं, सत्य का विवेचन करके। तो ये तर्क पे आधारित तो होते हैं, ये ढोल बजा करके होता है, ये परिस्थिति के अनुकूल होते हैं, गलत है। मैंने कई बार कहा कि गणित के निष्कर्ष परिस्थिति के अनुकूल कभी नहीं होंगे। वे परिस्थितियों का, भावनाओं का, आस्थाओं का, परंपराओं का सम्मान नहीं करेंगे, वो सत्य का विवेचन करके निकाले जाएंगे। वे सबके विचारों को आदर करते हैं, ये गलत है। उपरोक्त कोई श्रेष्ठ विकल्प है, तर्क पे आधारित तो होते हैं। कभी भी गणित के सिद्धांत कभी विचारों का आदर नहीं करते, भावनाओं का आदर नहीं करते, वो सत्य पे चलेंगे, वो सत्य पे चलेंगे। शायद कोई प्रश्न बाकी रह गया, एक मिनट रुको। हाँ ठीक है, तीसरा, चौथा चौथा प्रश्न है, यह वास्तविकता है कि गणित आज भी बहुत से छात्रों को कठिन प्रतीत होता है? बिल्कुल, स्कूल व शिक्षकों को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे छात्रों में गणित का स्तर बढ़ाया जा सके। उपयुक्त दृष्टिकोण है कोठारी आयोग का,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का डॉक्टर राधाकृष्णन ने मुद्दा लिए रहा है। श्रेष्ठ विकल्प है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया, एनईपी 1986 में कहा गया कि गणित बच्चों के लिए कठिन विषय माना जाने वाला विषय है। तो आज भी मैं कई बार बोलता हूं बच्चों से ऑफलाइन क्लास में, आप वोट डलवा लें बच्चों से, स्कूल में बच्चों से आप वोट डलवा लें, उनको सबसे ज्यादा कठिन कौन सा लगता है? गणित सारे प्रत्याशियों को पछाड़ करके सबसे टॉप पे रहेगा कठिन लगने में। गणित इतना दबदबा है गणित में। तो ये परिभाषा जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दी, और इसके लिए क्या करना होगा, स्कूल और शिक्षकों को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे छात्रों में गणित का स्तर बढ़ाया जा सके, यानी कि गणित उन्हें एक जटिल विषय ना लगे, उन्हें अपने दैनिक जीवन से जुड़ी कोई एक विषय वस्तु लगे। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने कहा। अगला प्रश्न है, भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ किस ग्रंथ से माना जाता है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, और आपको पता है ऋग्वेद से माना जाता है। ऋग्वेद में आप जब देखेंगे उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल मैंने पढ़ाया है, तो वहां उत्तर वैदिक काल में हम देखें शुल्ब सूत्र जो होते हैं, वो यज्ञ की जो वेदियां होती थी, वैदिक ऋग्वेद में उल्लेख है। तो जो रेखा गणित के कई सारे सूत्र जो यज्ञ की वेदियां में जो रस्सी इस्तेमाल की जाती थी, उस रस्सियों के आधार पर वो शुल्ब सूत्रों के आधार पर शुल्ब सूत्र माने जाते हैं। वो शुल्ब उस रस्सी को बोलते हैं जो। तो ऋग्वेद से गणित का प्रारंभ माना जाता है, अगर हम अपने प्राचीन ग्रंथों की, भारतीय ग्रंथों की बात करें। तो ये प्रश्न परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। पाइथागोरस प्रमेय किस भारतीय गणितज्ञ ने पूर्व में ही ज्ञात कर ली थी? पाइथागोरस प्रमेय जब आप पढ़ते हो समकोण त्रिभुज के लिए पढ़ते हो कि किसी समकोण त्रिभुज में आधार का वर्ग और लंब का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर, पाइथागोरस के नाम से हम पढ़ते आए हैं, आज भी पाइथागोरस। लेकिन हमको जब भारतीय गणितज्ञों का योगदान हम पढ़ते हैं, वहां पे हम इस बात को जानते हैं, बोधायन नामक ऋषि थे, बोधायन नामक ऋषि, उस बोधायन नामक ऋषि ने, गणितज्ञ तो थी, उन्होंने ये प्रमेय बहुत पहले ज्ञात कर ली थी। पाइथागोरस से भी, पाइथागोरस ग्रीक है, यूनान के हैं, इनसे भी पहले के काल के हैं बोधायन, और बोधायन ने ये पहले से इनका जो काल माना जाता है पाइथागोरस का लगभग 300 कुछ ईसा पूर्व माना जाता है, इनका लगभग 400-500 ईसा पूर्व माना जाता है बोधायन ऋषि का। और बोधायन ऋषि ने इसका पहले से ज्ञात कर ली थी। तो कई जब हम वैदिक गणित जब हमारे कोर्स में एक बार आया था, तो ये प्रमेय जो थी वो पाइथागोरस प्रमेय के नाम से नहीं पढ़ाई जाती थी, बोधायन प्रमेय के नाम से पढ़ाई जाती थी। ये ध्यान रखेंगे, प्रश्न परीक्षा में आया है कि ये पाइथागोरस प्रमेय का जो विचार था वो सबसे पहले किस भारतीय ने दी? पाइथागोरस से भी पहले बोधायन नामक ऋषि। अगला प्रश्न है, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ, यानी कि बिल्कुल निष्पक्ष, एक उत्तर वाले, एक सटीक उत्तर वाले, सार्वभौमिक 100%, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक, ये ज्यादा सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ज्यादा सही विकल्प है, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों होते हैं। ये ऐसे, ये परीक्षा में, ये भी परीक्षा में प्रश्न आया है। ऐसे प्रश्न तो बंदूक की गोली की तरह निकलने चाहिए आपके, इनमें तो टाइम ही नहीं लगेगा अगर, लेकिन आपने जब पढ़ा और समझा है तो, है ना। अगला प्रश्न है, गणित से अनभिज्ञ कोई व्यक्ति इस आश्रम में प्रवेश, ये मैंने जब ये कथन पहली बार पढ़ा था मुझे बड़ा अच्छा कथन लगा, यानी कि एक व्यक्ति गणित के प्रति इतना समर्पित, इतना दीवाना हो सकता है कि उसने अपने आश्रम पे बोर्ड लगा रखा है कि जिसको गणित नहीं आता है वो आश्रम में घुसना ही नहीं है उसको। वो गणित के लिए कितना समर्पित और कितना दीवाना रहा होगा। प्लेटो का कथन है ये। प्लेटो बहुत महान दार्शनिक हुए, यूनानी दार्शनिक, और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, अरस्तु के शिष्य थे अलेक्जेंडर, जिन्हें हम सिकंदर के नाम से जानते हैं। ये एक क्रम जो पाइथागोरस भी थे, तो ये प्लेटो जो थे ये सुकरात के शिष्य थे। प्लेटो ने अपने आश्रम पर ये बोर्ड लगा रखा था कि जिसको गणित नहीं आता, ज्यामिति नहीं आती, वो आश्रम ही नहीं आए। ये जीवन में गणित के महत्व को दर्शाता है, यानी कि ये सामान्य स्टेटमेंट नहीं है, ये बताता है कि गणित जीवन में कितना उपयोगी है। वो आश्रम में आने से मना कर दिया है। अच्छा कथन है, ये परिभाषा परीक्षा में आई हुई परिभाषा है। अगला प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है, वैचारिक चिंतन स्तर का प्रश्न है। आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है, ठीक है। गणित की एक अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास क्या होना चाहिए? अच्छा संप्रेषण कौशल और बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा संप्रेषण कौशल तो सही है, लेकिन बंद अंत वाले प्रश्न कौन से होते हैं? जो बच्चे के चिंतन को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। बंद अंत वाले, जिससे बच्चा दिए के विकल्पों में से उत्तर छांटेगा, वो बंद अंत होते हैं। यानी कि जिसका एक उत्तर होगा और दिए के विकल्पों में से होगा, वो बंद अंत वाले। खुले अंत वाले प्रश्न जो होते हैं बच्चों के अंदर समीक्षात्मक चिंतन स्तर पैदा करते हैं। तो ये इसको ज्यादा सही नहीं मानेंगे, इस पे ये बात सही थी, लेकिन वो बिना समय लगाए समस्या सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। ये भी अच्छे शिक्षक का गुण नहीं है कि वो बिना समय, मतलब ये योग्यता तो होनी चाहिए, लेकिन अच्छे शिक्षक के लिए केवल ये नहीं कि वो समस्या समाधानों को, और विकल्प देखेंगे, गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी, ये सबसे श्रेष्ठ विकल्प लग रहा है। संख्या पद्धति, बीजगणित और ज्यामिति पर अच्छा ज्ञान होना चाहिए। यानी कि गणित का अध्यापक वो अच्छा नहीं होता है जिसको खाली ज्ञान है, जिसको गणितीय अवधारणाओं का ज्ञान है, वो गणित के सवाल जल्दी जल्दी हल कर रहा है, ये गणित का ज्ञान नहीं होता है। ज्यादा श्रेष्ठ अध्यापक होता है, एक अच्छी अध्यापिका बनना है उसको,
आकांक्षा को, तो गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए उसके पास अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर ये गुण होना चाहिए, उसके खुद की अवधारणा पर इतनी समझ हो कि बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ के गणित पढ़ा सके। ये सबसे श्रेष्ठ विकल्प है। सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। अच्छा, और 10वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्न से कौन सी विशेषता मान। गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक में क्या हो, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। उसमें बहुत से अभ्यास प्रश्न होने चाहिए जिससे अधिकाधिक यथातथ अभ्यास किया जा सके। नहीं, ये तो गलत है, मतलब बहुत से अभ्यास प्रश्न हो, ये अच्छी पुस्तक। वह आकर्षक रंगीन होनी चाहिए। नहीं, ये गलत है। आकर्षक और रंगीन ये मतलब एडिशनल वो है, ये हो तो चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन जो मुख्य जो चीज है उसका विषय वस्तु अधिक होनी चाहिए, तो ये तो बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 2020 ने कह दिया है, एनसीएफ 2005 ने कहा था कि बहुत ज्यादा विशाल अगर पाठ्यक्रम है, पाठ्यपुस्तकें मोटी हैं, तो ये तो शिक्षा अधिगम प्रणाली की विफलता की सूचक है। एनईपी 2020 कह रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई जो आई है, उसने कहा कि पाठ्यक्रम ज्यादा ना हो, तो ये तो बिल्कुल गलत है। विषय वस्तु अधिक वाली पुस्तक अच्छी नहीं होगी। आकर्षक रंगीन एडिशनल गुण है, हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, लेकिन जो मेन जो बात है, अच्छा बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हो तो हो, ठीक बात है, ये अनिवार्य शर्त है। अनिवार्य शर्त है अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, और संदर्भों के द्वारा दिया जाएगा, उदाहरण ऐसे होंगे, संदर्भ ऐसे होंगे जो बच्चे को कनेक्ट करेंगे, तो बच्चे की अवधारणात्मक समझ बनेगी। गणित में सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चा अवधारणाओं को समझे। बच्चा महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, बच्चा हल कर रहा है सवाल को और उसको पता ही नहीं है कि ये क्या होता है। बच्चा प्रतिशत निकाल रहा है किसी संख्या को, उसको पता ही नहीं है कि प्रतिशत क्या होता है। बच्चा आकृतियों के क्षेत्रफल और क्षेत्रफल की और परिमाप के सूत्र दनादन लगा करके उत्तर निकाले जा रहा है, और आप उससे पूछते हो कि क्षेत्रफल क्या होता है, वो जानती संदर्भ ही नहीं जान रहा है क्षेत्रफल क्या होता है। ये गणित को कमजोर करने वाली चीज है, और ऐसा बच्चा कभी गणित में सफल हो ही नहीं सकता, किसी एग्जाम में नहीं हो सकता। अवधारणाओं को पहले आगमनात्मक तरीके से जानो, तो गणित गणित होता है, तो गणित समझ बनती है। तो चलिए, अच्छे प्रश्न है। मैं गत परीक्षाओं के सारे प्रश्नों को, बहुत अच्छे प्रश्नों को समेट लिया है, कुछ प्रश्न मैं बना करके डालता हूं। कुल मिलाकर के आपका हर टेस्ट आपका सार्थक बने, मजबूत बने। अच्छे से कीजिए, इन प्रश्नों को दोहराइए, वीडियो को 2 बार देखा कीजिए। अगर एक प्रश्न और ज्यादा अच्छे से समझना हो तो ज्यादा बार देखना ज्यादा उचित रहता है। अगले टेस्ट में हम लोग फिर कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।